हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सब ग्रुप के अगले पार्ट, यानी कि उसमें ग्रुप के सूचकांक की एक जो अपने पास में थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन है उसके बारे में सीखेंगे। और इसके बाद में ऑयलर फंक्शन के बारे में सीखेंगे। और फिर उसके बाद में ऑयलर एंड फार्मा जो थ्योरम है उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि ग्रुप का सूचकांक होता क्या है ये, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान के चलो उपग्रुप है, तो उपग्रुप के लिए सबसे पहली चीज ये उपग्रुप होना चाहिए। तो माना एच जी का उपग्रुप है, उपग्रुप है, तब जी में एच के सहसमुच्चयों की संख्या सहसमुच्चयों की संख्या सहसमुच्चयों की जो संख्या है वो उपग्रुप का सूचकांक कहलाती है। ठीक है। एच का जी में सूचकांक कहलाता है। ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है। जी रेसो एच। ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एच का जी में ये क्या हो जाता है, सूचकांक। और इसको अपन, इसकी जो वैल्यू होती है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। इस तरीके से भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आगे अगर अपन देखें कि ये जो थ्योरम है इससे रिलेटेड अपने पास में एक थ्योरम भी आएगी। अब इसके जो ये उपग्रुप का सूचकांक हो गया, अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ऑयलर फंक्शन। ऑयलर फंक्शन ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। तो ऑयलर जो फंक्शन है वो क्या होगा, तो ऑयलर फलन। ठीक है। तो ऑयलर फंक्शन में जिसको अपन फाई फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फाई ऑफ वन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है। अगर मैं बात करूं कि फाई ऑफ एन क्या होगा, एन कोई भी अपने पास में एक नंबर हो सकता है। तो एन जो है, तो और एन से पहले आने वाले जो नंबर्स हैं उनका अगर जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या फिर अपन कह सकते हैं महत्तम समापवर्त अगर क्या होता है, वन होता है, तो उन नंबरों की अपन को काउंटिंग करनी है। जैसे कि मेरे पास में आ जाता है थ्री आ गया, तो थ्री से पहले आने वाले नंबर्स जो हैं उनका, जैसे थ्री से पहले कौन कौन आया, वन एंड टू। अब इनका अगर मैं क्या निकालूं, महत्तम समापवर्त, तो इसका वन, इसका इसका भी वन। तो इनका जो टोटल नंबर होगा, इनका टोटल कितना हो गया अपने पास में, एक इसका यानी कि टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू। तो इनका क्या निकालते हैं अपन, इस तरीके से जीसीडी निकाल करके चेक करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इज इक्वल टू एन से पहले आने वाले धनात्मक पूर्णांकों की संख्या, एन से पहले आने वाले धनात्मक पूर्णांकों की संख्या जिनका एन के साथ जिनका एन के साथ महत्तम समापवर्त एक हो, यानी कि इनका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, एक होगा। उन वाले नंबर्स की अपन को क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। तो ये अपने पास में एक नंबर ही आएगा। ठीक है। जैसे कि मान चलो मुझे फाइव ऑफ सिक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फाइव ऑफ सिक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा तो इसके लिए मुझे इससे पहले आने वाले नंबरों को लिखना पड़ेगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है। सिक्स को नहीं लिखेंगे। वन एंड सिक्स का जो अपने पास में एस सी एफ आएगा वो कितना आएगा, वन। ठीक है। एक तो ये हो गया। इसका एस सी एफ क्या आएगा, टू आ जाएगा, तो ये कैंसिल। इसका एस सी एफ कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ये कैंसिल। इसका एस सी एफ कितना आएगा,
इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो ये वाले तो अपने पास में कैंसिल आउट हो गए, 1 एंड 5 बच गए, तो यानी कितने नंबर बचे टोटल, 2। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास में, 2। इस तरीके से अपन इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये ऑयलर फंक्शन है। अगर मेरे पास में आ जाता है, मान चलो 5 ऑफ 8 आ गया अपने पास में, तो 5 ऑफ 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखना पड़ेगा। इनमें से 2 और 8 का एचसीएफ आ जाएगा 2, इसमें से इसका भी आ जाएगा, इसमें से इसका भी आ जाएगा, तो अपने पास में कितना आ गया, 1357, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 नंबर्स आ गए। तो यानी कि इनकी संख्या अपन को रिप्रेजेंट करनी है। अगर अपने पास में मान के चलो बड़ी संख्या जब आ जाती है, तो उसको अपन 2 फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो अपने पास में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि 5 ऑफ m इंटू n की फॉर्म में हो, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n, इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पास में एक तो 5 ऑफ 16 में ऐसे ही, सॉरी 5 ऑफ 12 में ऐसे ही निकाल लेता हूँ, चलो। तो 5 ऑफ 12 मैंने ऐसे ही निकाला, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 10 11। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया। तो 2 के साथ में तो कैंसिल आउट, 3 भी कैंसिल आउट, 4 भी कैंसिल आउट, 6 भी कैंसिल आउट, 8 भी कैंसिल आउट एंड 9 भी कैंसिल आउट एंड 10 भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बना, 1 2 3 और 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब अपन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि 5 ऑफ 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 4। तो 3 को अपन 3 के रेस्पेक्ट में और 4 के रेस्पेक्ट में, तो 3 के रेस्पेक्ट में अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, 5 ऑफ 3 की वैल्यू 1 2, यही रहेगा अपने पास में, 1 एंड 2, तो डायरेक्ट आ गया अपने पास में, कितना आ गया आंसर, 2। और 5 ऑफ 4 की अगर वैल्यू निकालूं मैं, तो 5 ऑफ 4 के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा डायरेक्टली, कि 1 2 3, तो 2 तो अपने पास में कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया अपने पास में, 2। दोनों का क्या कर दो आप, मल्टीपल, कितना आ गया, 4। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी करके अपन निकाल सकते हैं, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर अपने पास में ये कंडीशन जो है, ये इफ n इज प्राइम, यानी कि n अभाज्य है, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, यदि n अभाज्य है तो 5 ऑफ n इज इक्वल टू n-1 हो जाता है डायरेक्टली, क्योंकि इससे पहले के सारे नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे इसके साथ में, यानी कि सहवाज संख्याएं ही होंगी उन सब का। अगर अपन एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा उन सब का, यानी कि n से पहले आने वाले सभी नंबर्स वो सभी इसके रेस्पेक्ट में क्या होंगे, अभाज्य ही होंगे। ठीक है, उनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। तो एक बार आप ऑयलर फंक्शन को और इन दोनों को आप एक बार नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अपन बात करते हैं थ्योरम नंबर 2.19 में। तो जो 2.19 जो अपने पास में थ्योरम है, उसमें अपन क्या देखेंगे कि यदि n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा कोई पूर्णांक a n के सापेक्ष क्या है, अभाज्य है, तो a टू द पावर ऑयलर फंक्शन फाई ऑफ n जो किसके इक्वल होगा, इसके समान होगा 1 के। इसके इसको ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, कॉन्ग्रुएंट का, तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं मोड n के सापेक्ष, जहां पर फाई ऑफ n क्या है, एक ऑयलर फंक्शन है। ठीक है, तो उसने पहले भी कहा हुआ है, यहाँ पर अपने पास में बता दिया है, और ऑयलर जो अपने पास में फंक्शन है उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑयलर फंक्शन किस तरीके से अपन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर अपन इसकी बात करें तो इसके लिए सबसे पहली चीज कि एक तो है ये n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर में है। ठीक है, और दूसरा a पूर्णांक, कोई भी एक पूर्णांक है a, n के सापेक्ष क्या है, अभाज्य है। ठीक है, तो अब अपन एक पूर्णांक जो है अपन एक अदर वैल्यू मान के चलते हैं x के लिए, कि माना कोई पूर्णांक
माना x कोई पूर्णांक है, माना x कोई पूर्णांक है, तब x जो होगा, x जो होगा, x इसको मैं मान लेता हूं ये है पूर्णांकों के मॉड्यूलो, मॉड्यूलो लेना पड़ेगा अपन को क्योंकि इसमें मॉड्यूलो की बात हो रही है, मॉड्यूलो n के समोच्च, n का जो समोच्च है उसके वर्ग अवशेष, या फिर अवशेष वर्ग, कैसे भी लिख सकते हैं अपन, अवशेष वर्ग, यह है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी चीज कि x जो है, x को अगर अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो x क्या है कि पूर्णांकों के मॉड्यूलो n के समोच्च का अविशेष वर्ग है। अगर मैं a को रिप्रेजेंट करूंगा तो a पूर्णांकों के मॉड्यूलो n के समोच्च का क्या हो जाएगा, अविशेष वर्ग हो जाएगा। ठीक है, x कोई पूर्णांक है तब के लिए, तथा अपन को एक जो समूह है उसको मानना पड़ेगा g, और g जो है उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं कैसे कि इसके लिए अगर कोई a, क्योंकि a कोई अपने पास में उसने पूर्णांक दे रखा है, ठीक है, तो a सच दैट a कॉमा n, a जो है वो n के सापेक्ष क्या है, अभाज्य, n के सापेक्ष अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज हमने इसमें माननी है अपन को क्योंकि एक जी की तो डेफिनेशन उसने दे ही रखी है उसी के अकॉर्डिंग। अब अपन इसमें जो बात करते हैं तो एक चीज को अपन जानते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अपन को जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है कि समूह अपने पास में जो है समूह जी फाई ऑफ एन कोटि, यानी कि जी की जो कोटि होगी वो फाई ऑफ एन होगी, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में फाई ऑफ एन के रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अपन को पता है कि जी की जो कोटि होगी वो फाई ऑफ एन होगी, कोटि का समूह है, तथा इसका तथा इसका जो कि ये मल्टीपल के रूप में है, ध्यान रखना मैंने मल्टीपल नहीं लिखा है, तो इसमें लिख देते हैं गुणन के लिए। हम जानते हैं कि गुणन के लिए, गुणन के लिए जी फाई ऑफ एन कोटि का क्या है, समुच्चय है, समूह है, सॉरी। ठीक है, जी फाई ऑफ एन कोटि का समूह है, तथा इसका तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है, वन, तत्समक अवयव एक, अवशेष वर्ग, अवशेष वर्ग है। ठीक है भाई, ये अवशेष वर्ग जो है वो रेड्यूसियम, सॉरी रेजिड्यू मॉड्यूलो है अपने पास में। तो रेजिड्यू मॉड्यूलो का मतलब हो गया अपने पास में कि इसमें जो वैल्यू रहती है वो किस तरीके से क्रॉस के रेस्पेक्ट में मॉड्यूलो के लिए अपन जानते हैं ही कि a प्लस, अगर अपने पास में a और b दो नंबर्स हैं और किसी r के रेस्पेक्ट में अगर अपन इसको वर्क कराएं तो इन दोनों का जो अपने पास में यहाँ पर इन दोनों को अगर अपन ऐड करें और ऐड करने के बाद में इससे डिवाइड करें तो अपने पास में जो रिमाइंडर आएगा वही इसका जो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर ऐसी क्रॉस के रेस्पेक्ट में, तो जैसे कि इसमें p के लिए आ जाए तो अपन a और b का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का और p से डिवाइड करेंगे और r इज द रिमाइंडर। यहाँ पर अपन p मान लेते हैं, p इज द रिमाइंडर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वैल्यूज को अपन किसी भी रेस्पेक्ट में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अवशेष वर्ग है, तब a इज बिलोंग्स टू g, a g में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज कि
ए जो है इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 1 के। ठीक है, इक्वल किसके होगा, 1 के। ठीक है, अब यहां से ऑर्डर ऑफ जी कितना था भाई, ऑर्डर ऑफ जी अभी अपन ने माना है कि जी फाई ऑफ एन कोटि का है, तो ए की पावर फाई ऑफ एन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, अगर अपन आगे इसकी बात करें तो यहाँ पर फाई ऑफ एन एक क्या होगा, एक नंबर होगा, कोई भी किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, क्योंकि फाई ऑफ एन ऑयलर फंक्शन है, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका मतलब कि यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि फाई ऑफ ए को अपन फाई ऑफ एन टाइम लिख सकते हैं, कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम, फाई ऑफ एन बार, इतनी बार अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से ए जो है, ए की वैल्यू क्या है, ये है, अगर ए एन, ये जो है एन के सापेक्ष अभाज्य पूर्णांक है, जो कि अपन के पास में पता है ही, अपन को यहां पर दिया हुआ ही है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए। तो दिस इंप्लाइज ए डॉट ए डॉट एन बार, सॉरी फाई ऑफ एन बार, फाई ऑफ एन बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको अगर अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, तो यहां से ये वाली जो टर्म बन के आई, ये क्या बन के आ जाएगी कि ए की पावर कितनी हो जाएगी, फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 1। या फिर इज इक्वल टू ना लगा करके आपको इसमें कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा लेना है, तो कॉन्ग्रुएंट से अपने पास में, कॉन्ग्रुएंट तो ये चल ही रहा है ना, क्योंकि इक्वल है तो ये समझ लो कि कॉन्ग्रुएंट होगा इसके समान होगा, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मॉड है, इसका भी मॉड, इसका सॉरी ये इसका भी अपने पास में अवशेष वर्ग है, इसका भी अवशेष वर्ग है, तो इसका मतलब कि ए की पावर फाई ऑफ एन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, किसके लिए, मोड एन के सापेक्ष। ठीक है, यहां पर आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप इनको इक्वल में लगा करके यहां पर ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से आप फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, और यही अपने पास में प्रूव करना था। तो ये अपने पास में क्या है, ऑयलर थ्योरम। ऑयलर थ्योरम कई बार बोर्ड के पेपर, सॉरी यूनिवर्सिटी के पेपर में आपके पास में आ जाती है, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो अब नेक्स्ट है अपने पास में थ्योरम नंबर 2.20, यदि p अभाज्य तथा a कोई पूर्णांक हो तो a की पावर p कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, a मोड p के। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, और यही अपनी फर्मा प्रमेय होती है। ठीक है, तो फर्मा प्रमेय के बारे में अगर अपन बात करें, तो यदि अपने पास में p जो है वो अभाज्य होना चाहिए, और a कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अपन इसमें मान के चलते हैं कि माना इसका जो प्रूफ होगा उसके लिए अगर अपन को, तो प्रूफ में क्या करेंगे, माना p एक अभाज्य है, अभाज्य तथा a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है, तब तब अपन को करना क्या है, यहां पर एक कंडीशन में आपको बता दूं कि इस ये जो अपने पास में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम के लिए अगर ये दिया हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि एम जो है वो ए माइनस बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए माइनस बी को एम क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो ए माइनस बी इज डिवाइड बाई एम, यानी कि ए माइनस बी एम से विभाजित है, विभाजित है, ये इसका मतलब ये होता है। अगर अपन इस वाली टर्म को अगर लेके चलें, तो अपने पास में क्या निकल के आएगा कि P जो है, यानी कि मोड m के लिए रेस्पेक्ट में आता था तो m के रेस्पेक्ट में आ जाता था, यहाँ पे P है तो P के रेस्पेक्ट में क्या आएगा कि P डिवाइड्स बाई a की पावर P माइनस a। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, और इससे अपन इस वाली टर्म को लिख सकते हैं और इस वाली टर्म से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से
हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि ए और पी जो हैं, ए कोई भी अभाज्य संख्या है और सॉरी पी कोई भी अभाज्य संख्या है और ए कोई भी अपने पास में एक पूर्णांक है। तो इसके लिए अपने पास में क्या होना चाहिए कि पी और ए जो अपने पास में दोनों हैं, या तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, यानी कि या तो ए और पी का जो अपने पास में एचसीएफ होगा, या तो इन दोनों का क्या होगा, वन होगा, या तो ये एक दूसरे के साथ में सहअभाज्य होंगी। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो इनका इनका जो अपने पास में एचसीएफ है वो एक से अलग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए एचसीएफ ऑफ ए कॉमा पी इज ग्रेटर देन वन होगा, यानी कि एक से बड़ा होगा या फिर एक होगा। इन दोनों के अलावा और कोई केस अपने पास में बनेगा नहीं। एक तो बन गया केस नंबर फर्स्ट और ये केस सेकंड। ठीक है, हमको पहले अपन कोई सा भी एक केस को, दोनों केसों को क्या करना है, सॉल्व करना है। आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन इसमें इस वाले केस को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो अब अपन यहाँ पर अगर देखें तो केस नंबर में फर्स्ट लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर केस फर्स्ट क्या रहेगा, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में कि इन दोनों का एचसीएफ जो है वो कुछ ना कुछ अपने पास में एक से बड़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ अपने पास में कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू अपने पास में है ही। ए कॉमा पी का एचसीएफ एक से बड़ा है, अतः एक से बड़ा है। तो यहां पर मान लेता हूं मैं कि माना HCF ऑफ ए कॉमा पी, इस ए कॉमा पी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, और इसको अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं तो ये HCF ऑफ ए कॉमा बी बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए कॉमा बी, इसको मैंने क्या कर लिया, एक कोई भी वैल्यू डी के इक्वल मैंने क्या कर लिया, मान लिया है। ठीक है, ये वैल्यू एक डी के इक्वल हमने इसको मान लिया है। अब अगर डी के ये इक्वल है तो इसका मतलब एक से बड़ा है, परंतु सॉरी बी नहीं है, पी है, परंतु पी एक अभाज्य है, परंतु पी एक अभाज्य है, अतः डी शुड बी इक्वल टू वन, सॉरी डी इक्वल टू वन, या फिर डी जो है वो पी के इक्वल होगा, या तो डी वन के इक्वल होगा या फिर डी पी के इक्वल होगा। इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि डी तो ये पी तो ये क्या है, प्राइम है, और इन दोनों का अपने पास में ये हो रहा है, यानी कि डी एक से बड़ा है, तो ये इन दोनों का एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हो गया तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि डी जो है वो P को भी डिवाइड करता है और D जो है वो A को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से P जबकि एक अभाज्य है तो ये एक के बराबर होगा, या फिर ये एक से, इसके D किसके इक्वल होगा, P के। परंतु D जो है, परंतु D इज ग्रेटर देन वन, D इज ग्रेटर देन वन है, अतः D नॉट इक्वल टू वन, इसलिए D इज इक्वल टू P। तो D किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हो रहा था कि D डिवाइड करता है किसको, A को, एवं D डिवाइड करता है किसको, P को। D P को डिवाइड कर रहा है, चलो ठीक है, इसी कंडीशन से ही तो अपने पास में ये निकल के आ गया। अब इस कंडीशन को अगर मैं लेके चलूं तो यहां पर क्या आ जाएगा कि तथा D इज इक्वल टू P, तो P डिवाइड करेगा किसको, A को, P डिवाइड्स बाई A, तो दिस इंप्लाइज P A की किसी भी पावर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। P जो है वो A की किसी भी पावर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। A की किसी भी पावर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब A की किसी भी पावर को डिवाइड कर रहा है, एवं P जो है वो डिवाइड कर रहा है A को। तो P इसको भी डिवाइड कर रहा है, P इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के माइनस को भी तो डिवाइड करेगा। तो यानी कि दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स बाई A की पावर P माइनस A, इसको भी डिवाइड करेगा। अब ये वाली कंडीशन जो थी ये इसी के रेस्पेक्ट में थी, तो इसके रेस्पेक्ट में जब अपन इसको लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज A की पावर P कॉन्ग्रुएंट होगा A मॉड P के।
ठीक है, तो ये पहला केस अपने पास में क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब अगर अपन दूसरे केस के लिए बात करें कि सेकंड केस में क्या कंडीशन रहेगी कि P जो है केस सेकंड केस सेकंड में अपन को इसको डिवाइड करना है, इसके लिए अपन बात करेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि P जो है वो एक से बड़ा है, अब की बार क्या होगा, P इज इक्वल टू 1, सॉरी ये HCF जो होगा A कॉमा P का HCF 1 है, ठीक है, यानी कि HCF ऑफ A कॉमा P इज इक्वल टू 1, ये एक के इक्वल है। जब ये एक के इक्वल है एवं P अभाज्य है, तो अपने पास में ऑयलर थ्योरम जो थी, ऑयलर वाली प्रमेय, तो ऑयलर प्रमेय से अपने पास में क्या आएगा, ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से कि a की पावर फाई ऑफ n क्या होता था, और अगर अब मैं p की बात कर रहा हूं तो a की पावर फाई ऑफ p इज इक्वल टू 1 मॉड p के लिए ये होता था। तो यहां पर क्या होता था पहले कि फाई ऑफ n और इज इक्वल टू 1 कॉन्ग्रुएंस मोड n के लिए, ठीक है, ये होता था। लेकिन अपने पास में p के लिए बात कर रहे हैं तो p हो जाएगा। अब p के लिए हो गया तो जबकि p, तो यहां पर एक कंडीशन है, परंतु p एक अभाज्य है, p एक क्या है, अभाज्य है, अतः फाई ऑफ p क्या होगा भाई, अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाई ऑफ p क्या होगा, p माइनस 1 होगा ही होगा, फाई ऑफ p क्या होगा, p माइनस 1, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, p माइनस 1, तो a की पावर क्या आ गया, p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड p के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था भाई, अभी अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ था, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, कि p a की पावर p माइनस वन को डिवाइड करता है। जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो अगर मैं इसके साथ में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स a का मैंने इसमें क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, तो ये इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो p a की पावर p माइनस 1, सॉरी a की पावर क्या हो जाएगा p, और ये हो गया a, क्योंकि पावर्स यहाँ पर ये a1 है, इसकी पावर यहाँ पर ये p माइनस 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। और इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में वो वाला जो अपने पास में ये फॉर्म था, इससे ये बनाया था, तो इससे इसको भी तो बनाया जा सकता है इसी बेसिस पे। तो एक पावर p कॉन्ग्रुएंट होगा a मोड ऑफ p के, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ऑयलर थ्योरम थी, उसके बेसिस पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो आज हमने इस वीडियो में दो थ्योरम्स को, दोनों के दोनों जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, उनको प्रूव किया है। फर्मा थ्योरम एंड ऑयलर थ्योरम दोनों को क्या किया है, हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगली जो थ्योरम्स हैं उन पर बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।